7 साल 28,083 दिन हो गए हैं और जंग अभी भी चल रही है, सिर्फ एक जमीन के लिए जो हमारे इंडियन राज्य मिजोरम से भी छोटा है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। लोग कहते हैं कि ये एक धार्मिक जंग है। जब मैंने गहराई से जाना तो ये बिल्कुल उल्टा ही निकला। हर ग्रुप्स लाइक ज्यूइश, अरब्स, क्रिश्चियंस, ज़ुओनिस्ट, पॉलिटिशियंस और ग्लोबल पावर सब ने अपना कुछ ना कुछ फायदा चाहा उस जमीन से। उनकी सेल्फिशनेस की वजह से आम लोग सबसे ज्यादा दुख भुगत रहे हैं और ये बार बार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मीत शुक्ला और ये है हमारे YouTube चैनल जहां पर हम छिपे हुए सच को आपके सामने रखते हैं। आज हम इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ते हैं उन सच्चाइयों और छुपे हुए फैक्ट्स को जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आप लोग को नम्र विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन चीजों से हमारा मोटिवेशन आता है कि भाई हम ऐसा वीडियो आगे बनाते रहे। चलो अब देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्या रियल थिंग है जो हमें नहीं दिखाया जा रहा। इजराइल के होने से पहले, पैलेस्टीन के भी होने से पहले और जूडिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी के आइडिया आने से पहले 3000 साल पहले ये जमीन कई देवता और कई ट्राइब्स की थी। पैलेस्टीन्स, हिब्रू, इजिप्शियंस और बेबीलियंस इन सब की थी। हिब्रू बाइबल के मुताबिक हिब्रूज एक वक्त पर इजिप्ट में गुलाम थे। उन्होंने मोसेस के नेतृत्व में भागकर ये जमीन अपनी डिवाइन गिफ्ट रूप में पाई। बाद में किंग डेविड और सोलोमन के नीचे उन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम बनाया और फर्स्ट टेम्पल जेरूसलम में बनाया। बेबीलियंस ने उस टेम्पल को तोड़ दिया और इस इलाइट को एक्साइल में भेज दिया। कुछ सालों बाद ज्यूज वापस आए, दूसरा टेम्पल बनाया, लेकिन और वो भी तोड़ दिया रोमन्स ने 70 AD में। बाइबल एक वर्जन बताता है लेकिन आर्कियोलॉजी दूसरा वर्जन बताती है। ये जमीन हमेशा बदलती रही। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे जीता, रोमन्स ने इस पे हुकूमत की, बाइजेंटाइंस ने यहाँ कदम रखा, पेगन्स, ज्यूज और अर्ली क्रिश्चियंस ने साथ साथ रहकर खेती की और अपने मरे हुए लोगों को यहाँ पे दफन किया। ये जमीन हमेशा लोगों की ऑब्सेशन रही थी क्योंकि इसकी रिसोर्सेज की वजह से हर किसी ने इस जमीन में कुछ न कुछ देखा। जो भी इसे गुजर गया उसने इस पर लड़ाई की, इस्तेमाल की और छोड़ दिया। फिर यहाँ ऑर्गेनाइज रिलीजन और धर्म सिर्फ यहाँ नहीं बस गया, उसने अपना मालिकाना हक जता लिया। अगर पुरानी ट्राइब्स जमीन पर लड़ती थी तो धर्म अपनी तकदीर के लिए लड़ता था। ये जमीन खासकर जेरूसलम और हिब्रू इंसानियत के सबसे पवित्र जमीन बन गई थी। ज्यूज के लिए ये वो जगह थी जहाँ पहला और दूसरा टेम्पल बनाया गया था जो सोलोमन ने बनाया था। क्रिश्चियंस के लिए ये वो जगह थी जहाँ जीसस चले, प्रचार किया और उसे क्रूसीफायर किया गया था। मुस्लिम्स के लिए ये वो जगह थी जहाँ प्रॉफेट मोहम्मद को अपने नाइट एडवेंचर्स यानी कि नाइट जर्नी में आसमान पर जाना गया। वही जगह जहाँ ज्यूज टेम्पल्स खड़े थे। ये जगह ज्यूज के लिए टेम्पल माउंट है और मुस्लिम्स के लिए हराम अल शरीफ। दोनों ज्यूज और मुस्लिम कहते हैं इब्राहिम यहाँ दफन है, वहाँ दोनों उनके खून के बाप है। सदियों तक ये जगह बदलती ही रही। बाइजेंटाइन ने इसे चर्च बनाया, अरब्स ने मॉस्क बनाया, क्रूसेडर्स ने इसे दोबारा चर्च बना दिया, फिर ममलुक्स ने यहाँ ज्यूज को जाने की बिल्कुल ही मनाही लगा दी। 700 साल तक ज्यूज को उनकी सबसे पवित्र जगह पर जाने की मनाही थी। जब कोएक्सिस्टेंस पीसफुल थी तब भी कभी बराबरी नहीं थी। रिलीजन नेशनलिज्म बन गया। 1929 में अफवाहें फैली थी कि ज्यूज अल-अक्सा मॉस्क को कब्जा करेंगे। राइट्स हुए। हेब्रोन में वो ज्यूइश परिवार को जो दिनों से यहाँ पे रहते थे उनको अपने घर में ही मार डाला गया। पुरुष, औरत और बच्चे सबको मार दिया। फिर 1994 में बरूच गोल्डस्टेन, एक ज्यूइश सेटलर, उसकी पवित्र जगह में गया और 29 मुस्लिम्स वर्शिपर्स को मार डाला गया जो प्रार्थना कर रहे थे। 2 मैसेकर्स सेम जगह पर, सेम टॉम, या शायद वही देवता लेकिन अलग अलग तरफ से। तब जाके ये जमीन रुकी और सब कुछ ढलने लगा। 90s के शुरुआत तक ये जमीन ऑटोमन एम्पायर के नीचे थी। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन को हटाने के लिए अलाइज की जरूरत थी, तो उन्होंने वही जमीन को अलग अलग लोगों को दे दी, अरब्स और ज्यूइश को।
1915 में शरीफ हुसैन ऑफ मक्का को कहा कि अगर वो ऑटोमन के लिए रिबेलियन में मदद करेगा तो उसे आजाद अरब स्टेट मिलेगा, जिसमें पैलेस्टीन को भी शामिल किया था। पर 2 साल के बाद 1970s में ब्रिटिश ने बल्फोर डिक्लेरेशन जारी की। पैलेस्टीन को ज्यूज का होमलैंड बनाया गया। साथ ही उन्होंने स्कीज-पिकॉट एग्रीमेंट भी साइन किया फ्रांस के साथ, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को सीक्रेट में बांट दिया गया। 3 प्रोमिसेस एक जमीन के लिए, और वहां से ब्रिटिश का धोखा कभी भी खत्म नहीं हुआ। लेट 1800 में ज्यूज यूरोप में भाग रहे थे, रशिया में पोग्रोमस, फ्रांस में कॉन्स्पिरेसी थी कि 1980s में जब एक ज्यूइश फ्रेंच ऑफिसर कैप्टन अल्फ्रेड ड्रीफ्यूस पर झूठे ट्रीजन का आरोप लगाया तो यूरोप में ज्यूइश को कभी एक्सेप्ट करने की सोच भी हिल गई। तब थियोडोर हल्स, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ने कहा कि ज्यूज को अपने देश की जरूरत है। 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में लीडर्स को इकट्ठा किया और फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस लॉन्च की, और उसमें कहा गया कि पैलेस्टीन उनका इकलौता होमलैंड होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थाउजेंड्स होलोकॉस्ट के सर्वाइवर ने पैलेस्टीन में घुसने की कोशिश की। ब्रिटिश फोर्सेस ने उन्हें रोक लिया और सिप्रस के डिटेंशन कैंपस में डाल दिया। तब जियोनिस्ट का सब्र खत्म हो गया। 1946 में उन्होंने किंग डेविड होटल को बॉम्ब किया। दुनिया को ये समझ में आ गया कि ज्यूइश सिर्फ होमलैंड के पिटिशंस नहीं कर रहे हैं, वो इसके लिए लड़ भी रहे हैं। 1947 में ब्रिटिश ने ये प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर डाल दिया गया, जो एक पार्टीशन का प्रपोजल लाई, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट जो एक साथ में रहेगा। ज्यूइश ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अरब दुनिया ने इसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। और 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव में स्टेट ऑफ इजराइल को घोषित किया। अगले दिन 5 अरबियन आर्मीज ने अटैक किया। जो हुआ वो आज की जंग है। इजराइल के लिए जीत और पैलेस्टाइन के लिए केओस। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टाइन को घर से निकाल दिया गया या फिर उसे भागना पड़ा, और वो रेफ्यूजीज बन गए दूसरे कंट्रीज में। इजराइल ने इसे इंडिपेंडेंस कहा, पैलेस्टाइन ने इसे नकबा कहा, यानी कैटास्ट्रोफ बोला। इजराइल को पता था कि पैलेस्टाइन रिटेलिएशन करेंगे, इसलिए जंग के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स बनाई गई। आईडीएफ सिर्फ एक मिलिट्री नहीं थी, ये इजराइल की पहचान, ये रीजन का सबसे एडवांस फोर्स बन गई। उनके ऑपरेशंस लाइक वेस्ट बैंक रेड से लेकर गाजा एयर स्ट्राइक तक बॉर्डर्स को एनफोर्स करते, पैलेस्टीन अपराइजिंग्स को क्रश करते और हर दिन बैटलफील्ड को शेप करते हैं। ये काम था आईडीएफ का, इजराइल डिफेंस फोर्स। क्या आपको पता है कि एक इजराइल मिसाइल की कॉस्ट $50,000 आती है? गाजा में जहाँ पे ये गिरती है तो फिर सिर्फ उसका कॉस्ट होता है $200, और जहाँ पे वो गिरेगी उस निशान पर पूरा परिवार मिटा सकती है। जब ज्यूज का सपना 1948 में सच हो गया, तब पैलेस्टाइन के लिए एक नाइटमेयर की शुरुआत थी, और अगले 75 साल तक हर जनरेशन रेफ्यूजीज कैंप में ही बड़े होते गए। गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में अपने घर वापस जाने का इंतजार करते रहे, पर धीरे धीरे वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में चली गई और गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में। पैलेस्टाइन्स को कोई स्टेट नहीं मिली, ना कोई कैपिटल, ना ही कोई आवाज ग्लोबल टेबल पर। वो कुछ समय तक स्टेटलेस, स्कैटर्ड और साइलेंट रहे। 1946 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का गठन हुआ, उनकी पहचान और जमीन को वापस लेने के लिए। यासिर अराफत के नेतृत्व में PLO ने इजराइल के साथ सीधी लड़ाई शुरू की। पब्लिक स्पीचेस, डिप्लोमेसी और कुछ कभी कभी टेररिस्ट अटैक के जरिए उन्होंने कहा, हम एग्जिस्ट करते हैं और हम वापस आएंगे। इजराइल ने काउंटर अटैक्स किए और 1967 में अपने 6 डे वॉर में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम, सिनई और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर दिया। पैलेस्टाइन्स के लिए उनका फ्यूचर स्टेट का सपना एक ही रात में मिटा दिया। इजराइल सेटलर्स वेस्ट बैंक में बसने लगे, गवर्नमेंट सपोर्ट्स के साथ कम्युनिटीज बन गई। इस दौरान पैलेस्टाइन मिलिट्री रूल में जाने लगा, जहां कर्फ्यूज, चेक पॉइंट्स और अरेस्ट भी कॉमन थे। अब उसका मकसद सिर्फ बॉर्डर्स को वापस जीतना नहीं था, ये सर्वाइवल, डिग्निटी और राइट टू रिटर्न का एक डिमांड था,
जिसमें मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को उनके एंसेस्टर्स के घरों में लौटना था। इजराइल ने इस डिमांड को नफरत कहा और उसने डेमोग्राफिक थ्रेट बोला। इसलिए 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान एक पैलेस्टीन ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इजराइल डोम्स पर हमला किया, 11 एथलीट्स और कोचेस को मार डाला और एक जर्मन ऑफिसर को भी मार दिया। पैलेस्टाइन का बदला यही नहीं रुका। 1973 में योम किपर के दिन, इजराइल के सबसे पवित्र दिन पर इजिप्ट और सीरिया ने इसे सरप्राइज अटैक किया ताकि कोई खोई हुई जमीन को वापस जीत सके। ये वॉर ने इजराइल की कॉन्फिडेंस को हिला दिया। इंतिफादस रिवॉल्ट्स थी जो इजराइल ऑक्यूपेशन के खिलाफ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में हुई। ये पॉलिटिकल लीडर्स या आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप्स के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। ये सड़कों से गाजा और वेस्ट बैंक के लिए टीनेजर्स की तरफ से थी। ये थी पहली इंतिफादा, अरबिक में शेक ऑफ। टीनेजर्स ने पत्थर, ग्रेफिटी और डिफेंस के साथ अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। पहली बार दुनिया ने आम पैलेस्टाइन को वापस लड़ाई करते देखा, ना कि टेररिस्ट बल्कि ऐसे लोग जो डिग्निटी के लिए लड़ रहे थे। जैसे जैसे ये अपराइजिंग पहले इजराइल ने फोर्सेस को इस्तेमाल किया, मास अरेस्ट, नाइट रेड्स और ब्रूटल पुलिस ब्रेकिंग बोन्स का इस्तेमाल किया, जो लिटरली प्रोटेस्ट को डिसेबल करने के लिए था। 1989 में पैलेस्टाइन इस्लामिक मूवमेंट हमजा का गठन हुआ। उसने इजराइल के साथ नेगोशिएशन करने का आइडिया रिजेक्ट किया, आर्म्ड रेजिस्टेंस को अपनाया। जब यासिर अराफत ने पीएलओ के जरिए शांति की बात शुरू की, हमजा जिहाद के लिए तैयार हो गया। पैलेस्टाइन के लोग अब दो रास्ते पर चले गए, एक था डिप्लोमेटिक और एक था मिलिटेंट। फिर 2000 में दूसरी इंतिफाद शुरू हुई जब इजराइल पॉलिटिशियन एरियल शेरोन टेम्पल माउंट, जिसे अल अस्का कंपाउंड गया, एक जगह जो मुस्लिम और ज्यूइश दोनों के लिए पवित्र थी। पैलेस्टीन्स ने इसे डिलिबरेट प्रोवोकेशन समझा। प्रोटेस्ट रात भर चला, वायलेंट हो गए। इजराइल आर्मी ने रेफ्यूजी कैंप्स पर हमला किया, घर बुलडोज किए और टाउन्स को सील कर दिया गया। अगले 5 साल में 3000 से ज्यादा पैलेस्टीन्स और 1000 से ज्यादा इजरायलियंस को मार दिया गया। खून से सड़कें भरी थी। 2006 तक हमास को यूएस और ईयू ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया, लेकिन उसने इलेक्शंस जीत लिया। लेकिन उनके रिवल्स फतह ने पावर शेयर करने का इनकार कर दिया। तो फतह ने वेस्ट बैंक को कंट्रोल किया और हमास ने गाजा को रूल किया। 1995 में इजराइल और पैलेस्टाइन फैमिलीज ने एक ज्वाइंट पीस ग्रुप बनाया जिसका नाम था द पेरेंट सर्कल। ये वो पेरेंट्स थे जो बच्चों को जंग में हो चुके थे और वो अब शांति के लिए काम कर रहे थे। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में 600 से ज्यादा मेंबर्स थे। उनकी कहानियां रेडली हेडलाइंस पर बताई जाती थी। क्यों? क्योंकि शांति के बारे में बात करना क्लिकबेट नहीं होता ना। 1982 में इजराइल ने लेबनान में इन्वेड किया ताकि पीएलओ को डिस्ट्रॉय किया जा सके, जो बेरूत से अप्रोच कर रहा था। बशीर गियामले एक मारोनेट क्रिश्चियन मिलिटिया लीडर था, लेबनान का प्रेसिडेंट और इजराइल का एलाई था। उसकी एसेसिनेशन हो गई। किलर एक प्रो सीरियन ग्रुप था, पर इजराइल ने पैलेस्टीन्स को उसका दोषी ठहराया। बदले में इजराइल ने क्रिश्चियन पैलगस मिलिशिया को ब्रो और शातिला रेफ्यूजीज कैंप में घुसने दिया, जहां पैलेस्टीन सिविलियंस ना कि फाइटर रह रहे थे। सिर्फ 3 दिन में मिलिशिया ने 800 से 3000 पैलेस्टीन्स को मार डाला, पुरुष, औरत और बच्चे, सब लोगों को। एरोल शर्न को बाद में एक इजराइल इंक्वायरी में पर्सनली रिस्पॉन्सिबल पाया गया। उन्हें रिजाइन करना पड़ा, लेकिन कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। 1993 में यूएस की नजर में इजराइल प्राइम मिनिस्टर इत्सका रेबिन और पीएलओ चेयरमैन यासिर अराफत ने व्हाइट हाउस के लॉन पर हाथ मिलाया। ये था ओस्लो अकॉर्ड्स, एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट जिसमें इजराइल ने पैलेस्टीन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव माना और पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस का हक माना। इसके बदले में इजराइल ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन सिटीज से विड्रॉ होगा और एक न्यू बॉडी पैलेस्टीन अथॉरिटी पीए उन्हें गवर्न करेगी। दुनिया ने खुशियां मनाई कि चलो कुछ तो हुआ। 1994 में बस कुछ महीने बाद पहले स्टेप टुवर्ड्स पीस ब्रश गोल्डस्टीन ने की ट्रेजेडी हुई, जिसमें 29 पैलेस्टीन वर्शिपर्स को मार डाला गया और फिर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई जो हमास ने की थी, जो ओस्लो को पूरी तरह रिजेक्ट कर चुकी थी। 1995 में पीस टॉक लिटरली एसेसिनेट हो गई। तेल अवीव में रैली के दौरान यत्सिक रूबिन को एक राइट विंग इजराइल एक्सट्रीमिस्ट ने मार डाला, जो मानता था कि पैलेस्टीन को जमीन देना ट्रीजन है। 2000s में कैंप डेविड में पीस को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की गई। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अराफत और इजराइल पीएम
इहुद बराक को मिलाया, लेकिन टॉक्स कोलैप्स हो गई। इस दौरान पॉलिटिक्स और भी डार्क हो गई। एरियल शुरू में सेपरेशन वॉल बनना शुरू हो गई, जो पैलेस्टाइन टेरिटरी में घुस गया, कम्युनिटीज, फार्मलैंड और लाइव्स को डिवाइड कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे इलीगल कहा, लेकिन इजराइल ने इग्नोर कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का सबसे लंबा सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कभी भी पीस को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। उसने हमेशा कंट्रोल चाहा था, अपने हाथों का कंट्रोल उसे बहुत ज्यादा पसंद था, ना कि पीस जो लोगों को मार रहा था इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। बाहरी नजर से लगता है कि दुनिया को इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की परवाह थी, लेकिन जितना आप गहराई से देखिएगा उतना ही क्लियर हो जाता है कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ लोकल नहीं रहा। हर मेजर पावर, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस ने अपने अपने बैट्स लगा दिए। चलिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से शुरू करते हैं। इजराइल के क्रिएशन के बाद यूएस उसका सबसे पावरफुल अलाय रहा। मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेटिक टर्म्स में बिलियंस ऑफ एड्स दिए गए, एडवांस पावर्स। और जब भी यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल एक्शंस को कंडेम करने के लिए रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, यूएस ने उसे वीटो कर दिया। क्यों? हिस्सा पार्शली इसलिए क्योंकि इजराइल को मिडिल ईस्ट के में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना गया, खासकर कोल्ड वॉर के दौरान। दूसरा इसलिए भी क्योंकि यूएस पॉलिटिक्स में प्रो इजराइलियन लॉबिस्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा हिस्सा कुछ लोगों के लिए हॉलोकॉस्ट के बाद मॉरल ड्यूटी के रूप में भी है। जो हॉलोकॉस्ट हमने देखा है आगे, उसका एक मोरल ड्यूटी होता है कि भाई ये सब कुछ अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो यूएस ने उसका बेनिफिट इस तरह से लिया। फिर आता है जर्मनी, अपनी नाजी पास से अभी भी हॉन्टेड जर्मनी ने इजराइल को अपनी अनवेयरिंग सपोर्ट दी, मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक शील्डिंग। फ्रांस ने पहले इजराइल के अर्ली न्यूक्लियर पावर्स को आर्म दिए, लेकिन बाद में थोड़ा शिफ्ट किया। कभी भी इजरायली सेटलमेंट्स की क्रिटिसिज्म की, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि चीजों को बदल सके। और जब वेस्टर्न पावर्स ने शांति चाहने का दावा किया, दूसरों ने आग में घी डाल दिया। ईरान, जो इजराइल का स्वान एनिमी है, हमास और हिजबुल्ला आर्म्स प्रोवाइड करता रहा, उनके थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता रहा। होस्ट येमेन ने मिसाइल्स लॉन्च कर रहे थे। कतर ने हमास के लीडर्स को अपने यहाँ होस्ट किया। ये बैटलफील्ड बॉर्डर्स के पार आउट हो गया। आसमान, समुद्र और स्क्रीन टॉक्स, इन सब में छा गया था इजराइल उस दिनों में। दुनिया भर के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उंगली उठाते रहे। उन्होंने ऑक्यूपेशन को इलीगल कहा, गाजा के ब्लॉकेट्स को कंडेम किया, कुछ अटैक्स को वॉर क्राइम्स भी डिक्लेयर किया। ये कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इजरायलीज को पीछे हटने पे मजबूर कर सके। फिर आया डोनाल्ड ट्रम्प। 2017 में उसने जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल माना, यूएस एम्बेसी को वहां शिफ्ट किया और ओपनली इजराइल की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो गया। फिर अब्राहम अकॉर्ड्स आए, एक पीस डील इजराइल और यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच। ये हिस्टोरिक था, लेकिन इसमें पैलेस्टीन्स को इंक्लूड नहीं किया गया। उन्हें टेबल पर बुलाया ही नहीं गया। जब इजराइल ने नई अलायंस और बिजनेस डील पाई, पैलेस्टाइन पास सिर्फ ब्लॉकेट्स और बुलडोजर्स रह गए। दुनिया 2 स्टेट की बात कर रही थी, पर सिर्फ पैसा सिर्फ एक को दिया गया, क्योंकि उन्हें इन्फ्लुएंस, लेवरेज, अलायंस और ऑयल रूट्स की जरूरत थी। ये सब चंद जरूरतों की वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन को सालों से बांटा जा रहा है। जैसा हमने पीछे देखा कि भाई जो जमीन है, जमीन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जमीन का इम्पोर्टेंस ये सब कुछ चीज है। ऑयल रूट्स डायरेक्ट आता है, उसकी अलायंस, उसका क्लाइमेटिक जोन, ये सब कुछ देख के ये लोग ट्रीटीज बनाते हैं। ये लोग आगे जाके क्या करेंगे वो समझाते हैं। 140 से ज्यादा यूएन रिवोल्यूशंस इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए पास किया गया, पर ट्विस्ट ये है उनमें से कई को ब्लॉक या इग्नोर कर दिया गया। यूएस ने अपने वीटो पावर को 40 से ज्यादा बार यूज किया है ताकि इजराइल को शील्ड किया जा सके। ये बड़ा सवाल उठता है कि अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस का क्या होगा। एक देश कैसे इतने सालों तक एक पूरी कम्युनिटी के लिए जस्टिस वीटो कर सकता है? तुम्हारे पास वीटो है तो बार बार इस्तेमाल करना चीज अच्छी नहीं है ना। गाजा हमास के कंट्रोल में दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह बन गई। 2 मिलियन लोग 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में फंस गए। अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर गई थी। पावर आउटरेज डेली रूटीन बन गई थी। ड्रिंकिंग वाटर्स अनसेफ हो गया था। हर कुछ साल में नई जंग शुरू हो जाती है। 2008, 2012,
2014, 2021 हर बार हजारों सौ लोगों मार दिया जाता था, ज्यादातर पैलेस्टीन्स। फिर आई 7 अक्टूबर 2023, हमास लेड ऑपरेशंस ने इजराइल सिक्योरिटी बैरियर को ब्रीच किया। कुछ ही घंटों में 1100 से ज्यादा इजरायलीज मार दिए गए। सोल्जर्स और सिविलियंस लगभग 250 लोग हॉस्टेजेस बन गए थे। यहाँ इजराइल पर देखा गया सबसे डेडली अटैक था। इजराइल ने पूरे वॉर की फुल फोर्स के साथ जवाब दी। गाजा ने नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक्स चलाई, नेबरहुड्स मिटा दिए गए। 2025 की शुरुआत में 32,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मार दिए, जिसमें से एक भयंकर हिस्सा औरतों और बच्चे थे। इजराइल के बॉर्डर्स पर भी डर है। ऑर्डिनरी इजरायलीज खास और शेरोन में जो गाजा के गरीब है, PTSD अलार्म्स, चलते शेल्टर्स, और यहाँ ये गहरा एंजाइटी जीता है। कोई भी शांति का दिन इंस्टेंस में बन सकता है। कुछ लोग जो हॉलोकॉस्ट के साये में बड़े हुए हैं और दुश्मनों से मानते हैं कि अगर उन्हें जमीन दी तो ये सुसाइड होगा, उन्हें परमानेंट सेफ्टी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए परमानेंट ऑक्यूपेशन के साथ। पूछो एक माँ है जो खान यूनिस कैंप में है, वो क्या चाहती है? बदला नहीं, दूध, क्लीन पानी और शांति की रात। उसके बच्चे 10 साल तक जीवित रहे। ये लोगों ने ये जंग नहीं चुनी, पॉलिटिशियंस ने चुनी थी, एक्सट्रीमिस्ट ने चुनी थी, एम्पायर्स ने चुनी थी। पर समुंदर, सोल्जर्स और साइलेंस के बीच गाजा एक श्रापित जमीन बन गई है। 75 साल की जंग के बाद, इतनी मौत और तबाही के बाद, असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, असली सवाल तो ये है कि कौन बचा है। और इसके साथ हम अपना एक आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार, प्रश्न और या कोई भी बात जो आपको प्रभावित कर चुकी हो, नीचे कमेंट में लिखिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम लोग वीडियो बनाए उस पर, तो वो भी ज़रा आप कमेंट में डाल दीजिए। क्या पता आपकी कमेंट हमारा नेक्स्ट वीडियो भी बन सकता है। तो शुक्रिया यहाँ तक रहने के लिए, बात सुनने के लिए, हमारे साथ इतने समय से रहने के लिए। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट मीत शुक्ला। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज शेयर आवर वीडियोस टू द सराउंडिंग पीपल अबाउट यू, बिकॉज जो न्यूज़ में बताते हैं वो सिर्फ ऊपर की ही बातें होती है। हम वो बातों के बीच में जो छिपी हुई छोटी हेडलाइंस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको लाके आपके सामने रखता है। उसके लिए हमें एक लाइक, सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए आप लोगों की ओर से। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग लॉन्गर।